अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो जो आज का जो टॉपिक है वो भी इनकम टैक्स का अगला लेक्चर हम करेंगे। इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड को ही आगे लेके चलेंगे। अभी तक हम इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड में जो कुछ कर चुके हैं उसमें सबसे पहले हमने देखा कि एम्प्लॉय रिलेशनशिप क्या। उसके बाद हमने देखा कि सैलरी में क्या क्या शामिल है। फिर हमने 3 परचेजेस पढ़े, मतलब बेनिफिट्स पढ़े जो कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा अकोमोडेशन, फिर कन्वेंस और फिर मेडिकल। तो उसी में जाके लेके चलते कि अब सिर्फ 2 चीज़ें रह गई हैं, 2 से 3 चीज़ें रह गई हैं सिर्फ सैलरी के हेड में, क्योंकि सैलरी का हेड बहुत लंबा है। बाकी जो हेड है, बाकी 4 वो तो एक वीडियो में या एक लेक्चर में कवर हो जाएंगे। लेकिन ये वाला जो हेड है जिसको हम इनकम फ्रॉम सैलरी कहते हैं, ये तकरीबन 5 वीडियोज़ में 5 से 6 वीडियोज़ में कवर होने वाला हेड है। सबसे मुश्किल भी यही हेड है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करने वाला भी यही हेड है। तो चलिए आज उसी यही एक स्टेप आगे लेके चलते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है स्टूडेंट्स प्रोविडेंट फंड। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोविडेंट फंड होता क्या है। प्रोविडेंट फंड एक ऐसा फंड है जो कि एम्प्लॉयर की तरफ से क्रिएट किया जाता है आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, मतलब कि प्रोविडेंट फंड इज दी आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट फंड है। ठीक है, मतलब कि एक एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर के पास काफ़ी सालों तक काम करता है और एक सर्टेन एज में आकर वो रिटायर होता है, अपनी जॉब को छोड़ता है। तो उसको आफ्टर रिटायरमेंट अपनी लिविंग कॉस्ट, मतलब अपने खर्चे पूरे करने के लिए एक प्रोविडेंट फंड मिलता है। एक प्रोविडेंट फंड एक ह्यूज अमाउंट मिलती है जिससे कि वो अपना गुजर बसर रिटायरमेंट के बाद कर सके, मतलब कि आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट है ये एम्प्लॉय के लिए। ठीक है, और ये क्रिएट कौन करता है? एम्प्लॉयर सॉरी। ठीक है, अब इसका तरीकाकार क्या है। एक अमाउंट जो है वो एम्प्लॉय की सैलरी से हर माह एक सर्टेन अमाउंट कटती रहती है। ठीक है, एक सर्टेन अमाउंट जो है वो इसको क्रिएट करने का तरीकाकार क्या है, कैसे ये चलता है प्रोविडेंट फंड। एक जो सर्टेन अमाउंट है वो एम्प्लॉयर की सैलरी से हर माह कटती रहती है। ठीक है, मतलब कि certain हर माह एक सर्टेन अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम एम्प्लॉय सैलरी एवरी मंथ। ठीक है, हर माह एम्प्लॉयर की सैलरी में से एक सर्टेन अमाउंट जो है वो कटती रहती है। ठीक है, और फिर नंबर 2, सेम अमाउंट आल्सो contributed by the एम्प्लॉयर। मतलब जितनी अमाउंट हर माह एम्प्लॉय अपनी सैलरी में से पाएगा उतनी ही अमाउंट जो है वो एम्प्लॉयर जो है वो भी
उतनी ही अमाउंट इस फंड में पार्टिसिपेट में कंट्रीब्यूट करेगा। मसलन कि अगर इस एम्प्लॉय के अकाउंट की सैलरी में से हर माह 1000 रुपीज़ कटते हैं, तो एम्प्लॉयर भी 1000 रुपीज़ हर माह उस फंड में डालेगा। अगर एम्प्लॉयर हर माह अपनी सैलरी में से 2000 रुपये कटवाता है इस फंड के लिए, तो एम्प्लॉयर भी हर माह 2000 इस फंड में कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है। एंड दी अमाउंट इज invested in a profitable बिजनेस। मतलब जो भी अमाउंट जो है वो एम्प्लॉय अपनी सैलरी में से कटवाएगा और जो भी अमाउंट एम्प्लॉयर उसमें कंट्रीब्यूट करेगा, दोनों अमाउंट का मिक्स करके एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में इन्वेस्ट कर दी जाती है। ठीक है। उस प्रॉफिटेबल बिजनेस से हमें क्या होता है, गेन प्रॉफिट या इंटरेस्ट। उस प्रॉफिट से जो अमाउंट हम एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन दोनों मिक्स करके हम एक बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ से हमें इंटरेस्ट रिसीव होता है। ठीक है। अब तीनों चीज़ें जितनी भी पूरा और ये चीज़ तो एक माह होती है ना, ये हर माह होती रहती है यही चीज़। हर माह एम्प्लॉय अपनी सैलरी से कुछ अमाउंट कटवाएगा, उतनी ही अमाउंट जो है फिर हर माह जो है वो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा, उसको प्रॉफिटेबल बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाएगा, वहाँ से जो इंटरेस्ट आएगा। ठीक है। उस सारे ह्यूज अमाउंट को हम जब इस साल के एंड में जब एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट हम देखते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एक्यूमुलेटेड बैलेंस। और ये जो एक्यूमुलेटेड बैलेंस है, ये ह्यूज अमाउंट इकट्ठी हो जाती है, लाइक 20 लाख 30 लाख भी हो जाता है, 50 लाख तक भी आजकल हायर जो ऑफिशियल लेवल पे चले जाता है। ये तो इतनी ह्यूज अमाउंट जो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एम्प्लॉय के हवाले कर दी जाती है। ठीक है। तो अभी तक हमने जो इसका पढ़ा उसकी समरी क्या है, कि मैं इसका एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखाता हूँ ये कैसे होता है, जनरेट होता है। मिसाल के तौर पर जो हमारा एम्प्लॉई है, उसने एक माह 1000 रुपीज़ अपनी सैलरी में से कटवाया। अब जो सेम अमाउंट है वो क्या नाम है, एम्प्लॉयर भी इसको कंट्रीब्यूट करेगा, तो एम्प्लॉयर जो है वो भी 1000 रुपीज़ जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा। अब ये जो 2000 रुपीज़ की अमाउंट है, इसको किसी प्रॉफिटेबल बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। वहाँ से मिसाल के तौर पर हमें जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ, फिक्स इंटरेस्ट रिसीव हुआ, वो मिसाल के तौर पर 200 रुपीज़ था। ये जो 2200 की जो अमाउंट है, एक्यूमुलेटेड बैलेंस, ये 2200 रुपीज़ की अमाउंट है, ये उसके हवाले कर दी जाएगी एम्प्लॉय के एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। और ये जो मैंने एक माह की एग्जांपल बताई है, ये हर माह होता है। मतलब जितने साल भी एम्प्लॉय ने जॉब की है एक ऑर्गेनाइजेशन में या किसी एम्प्लॉयर के पास, तो वो हर साल या हर माह ये प्रोसेस रिपीट होता है। और ये अमाउंट एक ह्यूज अमाउंट होती है, लाखों में अमाउंट होती है, कुछ मिलियंस में अमाउंट होती है, ये जो मिलती है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एम्प्लॉय को सॉरी। तो चलिए हम देखते हैं कि इसकी जो ये जो प्रोविडेंट फंड है, इसकी टैक्स ट्रीटमेंट क्या होती है, हम इसको टैक्स में कैसे, कौन सी अमाउंट हमें टैक्सेबल करनी है, कौन सी अमाउंट हमें टैक्सेबल नहीं करनी। उससे पहले हम देखते हैं कि प्रोविडेंट फंड होता कितने टाइप्स का है। तो जो प्रोविडेंट फंड है स्टूडेंट्स,
वो होता है 3 टाइप्स का, वैसे 2 टाइप्स का होता है, लेकिन जो अपनी दूसरी टाइप्स है उसकी 2 अलग सब टाइप्स हैं, इसलिए वो 3 टाइप्स का बन जाता है। ठीक है, नंबर 1 गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड, नंबर 2 अप्रूव्ड प्रोविडेंट फंड, ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का होता है। ठीक है, जो अप्रूव्ड प्रोविडेंट फंड है ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने टैक्स अथॉरिटी से अपनी जो है प्रोविडेंट फंड है वो अप्रूव करा लिया होता है। ठीक है, होता है ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। और नंबर 3 अनअप्रूव्ड प्रोविडेंट फंड। ठीक है, अनअप्रूव्ड प्रोविडेंट फंड भी प्राइवेट प्रोविडेंट फंड होता है किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का, लेकिन ये टैक्स अथॉरिटी से अप्रूव्ड नहीं होता। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स होती है प्रोविडेंट फंड की। अब हम देखते हैं इसके हम टैक्स ट्रीटमेंट, मतलब टैक्स में हमने इसको कैसे देखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले वो देखते हैं। मैंने वो क्या बताया था कि प्रोविडेंट फंड कितने टाइप्स का होता है, 3 टाइप्स का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 3 टाइप्स कौन कौन सी हैं। नंबर 1 गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड, फिर अप्रूव, और फिर अनअप्रूव। और अगर हम यहाँ पे आते हैं तो कंट्रीब्यूशन कौन कौन सी होती है। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। ठीक है, उसके बाद कौन सी होती है, इंटरेस्ट, करंट पे क्या आता है इसका, क्यूमुलेटिव बैलेंस। ठीक है, यही 3 चीजें होती हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमने सबसे पहले देखते हैं कि जो गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड है इसकी सारी टैक्स ट्रीटमेंट क्या होती है हर सिचुएशन में, इस कंट्रीब्यूशन की कितनी हमने टैक्सेबल करना है। ठीक है, अच्छा, अब गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड में जो एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, वो ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है इन टैक्सेबल इनकम। इसका मतलब ये है कि जब हम न्यूमेरिकल करते हैं और उसमें हम बेसिक पे का हेड बनाते हैं, मतलब जहाँ पे बेसिक पे लेते हैं उसमें ऑलरेडी ये इंक्लूड होती है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। ठीक है, उसमें से लेस नहीं हुई होती। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन। ठीक है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का प्रोविडेंट फंड है, गवर्नमेंट इस पर खुद जो बेनिफिट लेती है। ठीक है, तो इसलिए ये एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड में जो इंटरेस्ट है वो भी एग्जेम्प्ट होता है, और जो क्यूमुलेटिव बैलेंस है वो भी एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड एक हिसाब का टोटली एग्जेम्प्ट होता है, क्योंकि ये भी ऑलरेडी टैक्स पे कर चुका होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर इंटरेस्ट कंट्रीब्यूशन में इसमें एग्जेम्प्ट होती है, इंटरेस्ट इसमें एग्जेम्प्ट होता है, और क्यूमुलेटिव बैलेंस भी इसमें एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं
अप्रूव्ड, मतलब प्राइवेट किसी ऑर्गेनाइजेशन ने टैक्स अथॉरिटीज से अपना जो प्रोविडेंट फंड है वो अप्रूव कराया हुआ है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अप्रूव प्रोविडेंट फंड में जो एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन है इसमें भी सेम कि ऑलरेडी इंक्लूडेड इन टैक्सेबल इनकम। जब हम टैक्स के न्यूमेरिकल में बेसिक पे का लेते हैं कि बेसिक पे पुराने बंदे की इतनी है तो उसमें ऑलरेडी ये वाली अमाउंट ऐड होती है, ठीक है, लेस नहीं होती। उसके बाद हम देखते हैं कि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इसमें क्या होता है, यहाँ से आपने देखने वाला है, ठीक है। ये एग्जेम्प्ट होती है अप टू 10% ऑफ बेसिक और ₹1,50,000, 1,50,000, ठीक है। इन दोनों में से जो भी लेस अमाउंट होगी वो whichever is less would be X। जी, तो इन दोनों में से whichever is less would be exempt, ठीक है, मतलब उसको हम exempt कर देंगे और बाकी जो अपर पोर्शन होगा उसको हम टैक्सेबल कर देंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें इंटरेस्ट की क्या टैक्स ट्रीटमेंट है, ठीक है। जो इंटरेस्ट है स्टूडेंट्स वो है exempt अप टू 16% ऑफ इंटरेस्ट रेट और 1/3 ऑफ बेसिक, ठीक है, विच एवर इज लेस। ये WEL का मतलब है विच एवर इज लेस, ठीक है स्टूडेंट। मतलब कि अब इंटरेस्ट हमें रेट में मिलता है, अब इंटरेस्ट रेट अगर हमें 16% तक मिल रहा है तो वो एग्जेम्प्ट है, ठीक है। और अगर 60% से ऊपर चला गया है, 18% चला गया है, तो जो 16% और 18% में जो फ़र्क होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। मतलब 60% से जितना इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। यहाँ पे हम 1/3 ऑफ लेंगे बेसिक सैलरी, इन दोनों में से जो लेस होगा वो एग्जेम्प्ट हम कर देंगे, ठीक है। और जो क्यूमुलेटिव बैलेंस है ये हम एग्जेम्प्ट कर देंगे। इसकी वजह ये है कि यहाँ भी टैक्स पे करके आया, मतलब ऑलरेडी इंक्लूडेड टू टैक्सेबल सैलरी में, ठीक है। यहाँ भी टैक्स पे करके आया, यहाँ भी ये टैक्स पे करके आया, तो यहाँ पे आके इसको फुल एग्जेम्पशन मिल जाएगी। अब देखिए हम अनअप्रूव्ड जो प्रोविडेंट फंड होता है उसको हम क्या करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो जो अनअप्रूव्ड प्रोविडेंट फंड है उसको हम देखते हैं। जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है वो तो ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है इन टैक्सेबल इनकम में। जब हम बेसिक पे का हेड बनाते हैं टैक्स में, उसमें ये ऑलरेडी जो सैलरी है ये इंक्लूड होती है, ठीक है, जो वो पे कर चुका होता है। उसके बाद क्योंकि अनअप्रूव्ड होता है इस पर अब इसका टैक्स अथॉरिटीज को पता ही नहीं होता कि ये प्रोविडेंट फंड क्रिएट हो रहा है, इसलिए ये यहाँ पे एग्जेम्प्ट होता है इसकी जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है, और इसका इंटरेस्ट भी एग्जेम्प्ट होता है क्योंकि ये छुपा हुआ होता है, इसको इसका टैक्स अथॉरिटीज को पता ही नहीं होता। लेकिन जब ये नीचे आता है एक्यूमुलेटेड बैलेंस पर, तो यहाँ पे आके ये इंसान बड़ा बुरा फंस जाता है जिसको ये प्रोविडेंट फंड मिलता है, क्योंकि वो फिर इसकी बेसिक सैलरी में शामिल हो जाता है जो प्रोविडेंट फंड होता है, और ये जो टैक्स रेट है वो बड़ा हाई चला जाता है, जो स्लैब रेट है वो बड़ा हाई चला जाता है, तो इसको अच्छा खासा टैक्स इस पे करना पड़ता है यहाँ पे आके। तो यहाँ पे ये एग्जेम्प्ट अप टू 'employees
जो एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन है उसके तक ये एग्जाम्प्ट है, इससे भी इसको यहाँ पे टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा और इससे भी इसको यहाँ पे आगे टैक्स पे करना पड़ेगा। इन दोनों की अमाउंट को मिला के जितना स्लैब रेट बनेगा बेसिक में जाके नॉर्मल टैक्स रेजिम में आके वहाँ पे इसको टैक्स पे करना पड़ेगा। ये आपको आगे आगे पता लगेगा कि ये क्या चीज़ है। ये बहुत ही हैवी किस्म का इसको टैक्स यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एक पूरा खाका है, इसको आप अपने किसी भी इसको वीडियो को पॉज करके अपने किसी भी नोट्स या नोट्स पे आप कॉपी कर लीजिए। और ये था प्रोविडेंट फंड। और अब सिर्फ दो चीज़ें रह गई हैं, एक लोन फ्रॉम एम्प्लॉयज़ एम्प्लॉयर और एक पेंशन फंड। ठीक है, तो देखते हैं अब आगे। मैं अगर ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है तो पेंशन भी मैं यहाँ पे करा दूँगा। अगर चलिए ठीक है, जो पेंशन और एम्प्लॉय जो वो है इंटरेस्ट फ्रॉम एम्प्लॉयर है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराता हूँ। इस वीडियो को सिर्फ आप जो प्रोविडेंट फंड है वहाँ तक ही रहने दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो वो या फिर आपकी क्यूरी है या मेरे से भी गलती हुई है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।